जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अपने कमरे की बत्तियां बुझा दी हैं और अकेले बैठकर मुझे सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूं अभिमन्यु और आप देख रहे हैं हॉन्टिंग्स बाय अभिमन्यु। स्टीफन किंग कहते हैं कि मौत से बड़ा डर कोई नहीं, पर सच कहूं, मौत से बड़ा डर उस वक्त लगता है जब आपको पता चले कि आप जिस चीज से जान बचाकर भागे थे वह आपके पीछे नहीं आ रही, बल्कि उसने आपको वापस अपने पास बुलाने का इंतजाम कर लिया है। आज की कहानी मेरी खुद की है, एक ऐसी कहानी जो शायद मैं किसी को ना सुनाता, पर उस पुराने घर ने मुझे चुप रहने की इजाजत नहीं दी। मैंने कसौली के पास एक पुराना लकड़ी का घर खरीदा था। मुझे लगा वहां की शांति में मुझे अपने आने वाले वीडियोस के लिए अच्छे आइडियाज मिलेंगे। घर कम से कम 70 साल पुराना था। दीवारों से सीलन और पुरानी मिट्टी की महक आती थी। पहली रात बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक लाइट चली गई। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और मोमबत्ती ढूंढने के लिए घर के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। वही एक पुराने संदूक के ऊपर मुझे एक अजीब सी चीज मिली, एक पुराना धूल से भरा पोलरॉइड कैमरा। वह विंटेज कैमरा जो तुरंत फोटो निकाल कर देता है। मुझे ऐसी पुरानी चीजों का शौक है। मैंने उसकी धूल साफ की। उसमें अभी भी एक फिल्म कार्ट्रिज बची थी। ऐसे ही खेल खेल में मैंने स्टोर रूम के एक कोने में रखी खाली रॉकिंग चेयर की तरफ कैमरा किया और बटन दबा दिया। कैमरा के अंदर से एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो बाहर आई। जैसे जैसे फोटो साफ होती गई मेरी सांस गले में अटक गई। उस फोटो में वह रॉकिंग चेयर खाली नहीं थी। उसमें एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसने एक पुरानी सफेद आंचल वाली साड़ी पहनी थी। मैंने तुरंत फोन की फ्लैशलाइट उस रॉकिंग चेयर पर मारी। वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह डबल एक्सपोजर होगा, पर अंदर ही अंदर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने खुद को साबित करने के लिए कैमरा वापस उठाया और दरवाजे से बाहर घर के लंबे अंधेरे हॉलवे की तरफ करके एक और फोटो खींची। इस बार जब फोटो डेवलप हुई तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। फोटो में हॉलवे के बिल्कुल आखिरी छोर पर अंधेरे में वही औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर थे। मेरा गला सूख गया। मैं जानता था मुझे भागना चाहिए, लेकिन तभी मुझे अपने कानों में अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। मैंने तीसरी बार कैमरा उठाया और सिर्फ फ्लैश मारकर देखना चाहा, और फ्लैश की उस 1 मिलीसेकंड की सफेद रोशनी में मैंने अपनी खुली आंखों से देखा। वह औरत हॉलवे में नहीं थी। वह बिल्कुल मेरे सामने 1 फुट की दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। मैं कैमरा वहीं छोड़कर भागा। अंधेरे में दीवारों से टकराता मैं बाहर निकला था। इंजन स्टार्ट किया। शीशे पर फॉग जमा हो रहा था, इसलिए मैंने ड्राइवर साइड का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। मैंने गाड़ी रिवर्स की और आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक अंधेरे से कुछ उड़ता हुआ आया और मेरे आधे खुले शीशे से सीधा पैसेंजर सीट पर आकर गिरा। उसके गिरते ही गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई महक भर गई। वह एक पुरानी गली हुई लेदर की डायरी थी। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलरेटर पर पैर रखा और कसौली से बाहर निकल आया। मैं अपने घर दिल्ली वापस आ गया। मुझे लगा मैं बच गया, पर उस रात मेरे बेड पर वह सड़ी हुई डायरी रखी थी। मैंने उस डायरी को खोला। उसकी लिखावट आधी मिट चुकी थी, पर जो पढ़ा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह डायरी 1970 की थी। उस घर का पिछला मालिक मनोहर एक आम फोटोग्राफर नहीं था। वह एक डार्क आर्ट्स का शौकीन था। उसने डायरी में लिखा था कि उसने एक ऐसी विधि खोजी है जिससे किसी की रूह को मौत के ठीक बाद एक पोलरॉइड फोटो में कैद किया जा सकता है। पर उस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी इंसान की जरूरत थी। उसने अपनी बीवी सुधा को चुना। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून के दाग थे। उसमें लिखा था, सुधा मर रही है, मैं उसकी आखिरी चीख कैमरा में कैद करूंगा। पर उसने मुझे श्राप दिया है, जो भी इस कैमरा से आखिरी तस्वीर खींचेगा सुधा की रूह उसके पीछे जाएगी। तब तक
जब तक वह खुद आकर सुधा को आजाद न करे या खुद उस फोटो में कैद ना हो जाए। मेरे हाथ से डायरी छूट गई। मुझे समझ आ गया, मैंने जब वह फोटोज खींची थी, मैंने उस विधि को वापस जिंदा कर दिया था और अब मैं उसका अगला शिकार था। पिछले 2 दिन से मुझे अपने दिल्ली वाले घर में अजीब सी चीजें दिख रही थी। आईने में कोई पीछे खड़ा दिखता और रात के अंधेरे में मुझे कैमरा के फ्लैश की रोशनी दिखाई देने लगी थी। किंग कहते हैं ना दोस्तों, डर से भागकर आप डर को सिर्फ बड़ा करते हैं। मुझे पता था मुझे वापस कसौली जाना होगा। अगली सुबह मैं कसौली के लिए निकल पड़ा। दोपहर के 3 बज रहे थे जब मैं उस घर के सामने खड़ा था। मैं सीधा स्टोर रूम की तरफ गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने हाथ में लाइटर और एक पेट्रोल की छोटी बोतल पकड़ी थी। मैं अंदर घुसा। कैमरा वहीं जमीन पर पड़ा था। मैंने जल्दी से कैमरा उठाया और उस पर पेट्रोल डालने ही वाला था कि मेरे पीछे रखी वह कुर्सी अपने आप झूलने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरे मुंह से ठंड के मारे भाप निकलने लगी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के पास बिल्कुल धीमी सड़ी हुई आवाज में फुसफुसाया, अभिमन्यु, एक आखिरी तस्वीर। मैंने पलट कर नहीं देखा। मैं जानता था वह मेरे ठीक पीछे है। मेरे हाथ कांप रहे थे। लाइटर ऑन ही नहीं हो रहा था। क्लिक क्लिक क्लिक। मुझे मेरे कंधे पर किसी के ठंडे बर्फ जैसे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। आखिरकार एक चिंगारी निकली। लाइटर जल गया। मैंने बिना देखे लाइटर उस कैमरा पर फेंक दिया। आग लगते ही उस कैमरा से और उन पोलरॉइड फोटोज से एक ऐसी चीख निकली जैसे किसी इंसान की नहीं हो सकती। उस चीख के प्रेशर से मैं दूर जा गिरा। आग सिर्फ उस कैमरा में लगी थी, पर मुझे लगा जैसे पूरा कमरा चीख रहा हो। कैमरा धीरे धीरे था और फिर सब शांत हो गया। मैंने वह घर उसी दिन बेच दिया। तो दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है। मैं बच गया। सुधा आजाद हो गई। कम से कम मुझे यही लगता है। पर एक बात है जिसने मेरी नींद कल रात फिर उड़ा दी। कल रात जब मैं अपना ये स्टूडियो लॉक कर रहा था तो मैं दरवाजे के ठीक बाहर रुका। मुझे अंदर से एक आवाज आई थी। फिर जब मैंने अपना स्टूडियो खोला तो जमीन पर एक नई पोलरॉइड फोटो पड़ी थी जिसमें मेरी आखिरी फोटो थी। पता नहीं ये मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है या उस कैमरा की आखिरी रूह अब उस घर में नहीं, मेरे इस स्टूडियो में है। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।